मेरा नाम अरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम यूं कहो तो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन आज इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए इतना आसान बना दूंगा कि जब भी आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा उन्हें सॉल्व करने के लिए। और वो वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी ओवरऑल रैंक डिसाइड करेंगे आईआईटी जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में। तो आज इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान बना दूंगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है आप लोगों से। इस पूरी वीडियो सीरीज को देखने से पहले आप लोग मेरे पुराने वीडियोस जो कि मैं ऑलरेडी डोनेट कर चुका हूं, जिसमें पहला है मोल कंसेप्ट, दूसरा है लिमिटिंग रिएजेंट और मोलरिटी ऑक्सीडेशन नंबर और ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ये सारे कंसेप्ट इस वीडियो सीरीज को शुरू करने से पहले आप जरूर जाकर देखिए। उसके बाद ही आपको ये चैप्टर सही तरह से समझ में आएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक है नॉर्मेलिटी, लेकिन इस चैप्टर के लिए आपको बस इतना याद रखना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी। तो आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले इन टॉपिक्स के अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। कम से कम आपको मोल कंसेप्ट का पता तो होना चाहिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको ये तो पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो कि रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाता है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि मोलरिटी इज इक्वल टू बड़े एम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर मैं वॉल्यूम को ml में ले लूं तो यहां मैं जो मोल्स निकालूंगा उसे मैं क्या बोलता हूं, मिली मोल्स बोलता हूं। आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आना चाहिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अगर प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। बस इतनी सी चीजें आपको अगर पता होगी तो इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सारे न्यूमेरिकल आपसे हवा में लगेंगे। कैसे लगेंगे? हवा में लगेंगे। और जिन स्पेशल किड्स को ये वीडियो दिखाया जा रहा है वो प्लीज जो भी वॉलंटियर आए उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि इस वीडियो को दिखाने से पहले इन सभी वीडियो को दिखाएं। अगर ये सारे वीडियो दिखा चुके हैं उसी के बाद हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो अब मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेने जा रहा हूं जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या है? आयोनिक पहले यहां जरा शब्दों को तोड़ तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी स्टेज है जब आपको ऐसा दिखे कि ना तो कभी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ना ही प्रेशर में चेंज हो रहा है, ना ही कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, लेकिन हकीकत में रिएक्शन जो होगा वो दोनों साइड से चल रहा होगा। मतलब जितनी स्पीड से या जितनी रेट से मैं कहूँगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा होगा उतनी ही रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट चल रहा होगा। ये मान लीजिए कि ऐसा है कि बराबर एनर्जी के साथ, बराबर फोर्स के साथ मैं इस तरफ भी खींच रहा हूं और इस तरफ भी खींच रहा हूं, मेरी पूरी एनर्जी लग रही है, पर आपको ये मेरे हाथ ऐसे दिख रहे हैं, आपको मेरे हाथ स्टैटिक दिख रहे हैं। वो सिचुएशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम। जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ थम सा गया है। क्या हो गया? सब कुछ थम सा गया है। वो स्टेज क्या होती है? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज ना हो। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में जैसे मैं ले लेता हूं, ये H2O है, आइस, और ये बना रहा है वाटर। ठीक है, ऐसे ही ये जो लिक्विड है
ये बना रहा है, यहाँ मैंने गैस का साइन दिया लेकिन इस केस में मैं इसे वेपर कहता हूँ। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड द गैस। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। और जो चीज़ें रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में ना हो, किसी और ही स्टेट में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। तो अगर ऐसे केस के अंदर कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा। सारे ही प्रोसेस में वो H2O था, H2O है और H2O ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज ना हो, वो क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सिंपल सी बातें हैं। अब इसके बाद एक और तरह का इक्विलिब्रियम होता है जिसका नाम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा टॉपिक, जो कि क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि आयनिक रिएक्शन से डील करता हो। आयनिक रिएक्शंस क्या, आयनिक रिएक्शंस वो रिएक्शन जहां आयोनाइजेशन हो। आयोनाइजेशन क्या, आयोनाइजेशन वो चीज जहां कोई भी मॉलिक्यूल अपने आयंस में टूट जाए। तो यहां क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कि अपने आयंस में टूट रहा है, तो उसकी टूटने की रेट, मतलब उसकी रेट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड स्पीसीज, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आयन। यहां क्या होता है, इस केस में रेट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ unionized molecule is equal to rate of combination of ions। तो यहाँ ये दोनों रेटें बराबर हो जाती हैं और हमें लगता है कि सब कुछ एकदम थम सा गया है। तो हम लोग जो आयनिक इक्विलिब्रियम होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज़ है जो कि अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है। हम लोग उसे पानी में डालेंगे और वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम पानी में डालेंगे तो वो स्प्लिट नहीं होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ है जिसे हम पानी में डाल रहे हैं तो वो अपने आयंस में स्प्लिट नहीं हो रहा है, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, फ्रक्टोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हम ज़्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो स्पीसीज है जिसे जब पानी में डाल रहे हैं तो वो अपने आयंस में स्प्लिट नहीं हो रही है, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ETC। इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीसीज हैं जिसे हम जब पानी में डाल रहे हैं तो वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाती है, जैसे कि NaCl, HCl, CH3COOH, CH3COONA, NH4OH, ETC। समझे बात को? तो जिसे जब पानी में डाल रहे हो वो अपने आयंस में स्प्लिट हो रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। जिसे हम पानी में डाल रहे हैं वो अपने आयंस में स्प्लिट नहीं हो रहा है, वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है जिसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है जिसे हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है स्ट्रॉन्ग और दूसरा है
वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट हैं जिसे हम जब पानी में डालते हैं तो वो 100% या लगभग सारे के सारे आयोनाइज हो जाए। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो? 1 हो। अल्फा यहाँ है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से, मतलब कि अगर मैंने 100% लिया था तो वो पूरा का पूरा जो 100% है वो क्या हो गया? मेरा आयोनाइज हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 आई। इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिसे जब मैं पानी में डाल रहा हूं, जिसे जब मैं सॉल्यूशन में डाल रहा हूं तो वो पूरे के पूरे आयोनाइज ना हो, जहां अल्फा की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो? मच मच लेस देन 1 हो। यानी कि अगर मैं यहां बोलूंगा तो ये मेरा ऐसा है 0.01 मेरा हुआ 100 में से। तो ये मेरे क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जहां सारा का सारा आयोनाइजेशन ना हो। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।